गंगा ने फटाफट मकान की सफाई कर डाली और सारा कचरा एक बड़ी टोकरी में भरकर दरवाजे के बाहर रख दिया। इतनी देर में उसकी बच्ची चंपा भी लगे बंधे खाकों के घर दूध पहुंचाकर वापस आ गई और दोनों माँ बेटी ने मिलकर टोकरी उठाए कुछ फासले पर ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दी और दोनों आकर मेरे पास खड़ी हो गई। साहब, मकान की सफाई हो गई है, अब आप अंदर चले जाओ। गंगा ने मुझे इत्तला दी। फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने हिचकिचाते हुए पूछा, साहब आप शहर से आए हो, सुबह चाय तो पीते होगे? हाँ पीता हूँ, लेकिन अब तो यहाँ भी सुना है लोग सुबह शाम चाय पीने लगे। वो खुश दिली से हंसी। हाँ साहब, लेकिन ज़्यादातर रोटी सालन से नाश्ता करते हैं। फिर उससे थोड़ी बात हुई तो मुझे उसकी दुख भरी जिंदगी का इल्म हुआ। 2 साल पहले उसका शौहर एक झगड़े में मारा गया था। वजह ज़मीन का वो छोटा सा टुकड़ा था जो उसे विरासत में मिला था और उसके कुछ रिश्तेदारों की ज़मीन पर नज़र थी। उन्होंने औने पौने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन गंगा शौहर राजेंद्र ने इनकार कर दिया था। किसी दिन इसी बात पर बात बढ़ गई और राजेंद्र को जान से हाथ धोना पड़े और गंगा अपनी बच्ची के साथ वडेरी की ज़मीन पर चली आई और एक झुग्गी डालकर रहने लगी। दूध की फरोख्त के अलावा वो वडेरी के घर में कामकाज करके कुछ पैसे भी कमा लेती थी। फसल का सीजन होता तो उसे खेत मजदूरी का काम भी मिल जाता था। राजेंद्र के ज़माने में वह चंपा को पास के गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजती थी, लेकिन अब उसके अकेलेपन की वजह से ही मुमकिन नहीं था। हालांकि चंपा को पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने चंपा की तरफ देखा, वो शर्माई लजाई सी खड़ी थी अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए। चंपा, तुमको पढ़ने का शौक है? मैंने उससे पूछा। उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। अच्छा, कितनी क्लासें पढ़ी हैं तुमने? वो 2 जमातें पढ़ पाई थी और तीसरी जमात की किताबें उसके पास थी, मगर पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मैंने उसे कहा कि उसे जब टाइम मिले तो अपनी माँ से पूछकर मेरे पास आ जाया करे, मैं उसे पढ़ा दिया करूँगा। उसने मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखा। गंगा के चेहरे पर एक इत्मीनान, सुकून और एतमाद था। हाँ बाबू साहब, और ये चंपा आपके घर की सफाई सुथराई भी कर दिया करेगी। वह होले से मुस्कुराई। उसने ऐसे कहा गोया ट्यूशन फीस की बात कर रही हो। मुझे हंसी आ गई। मैंने गंगा से कहा कि वो सुबह को मुझे चाय नाश्ते के लिए दूध पहुंचा दे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जानती होगी कि मैं उसका एक पक्का गाहक बन सकता हूँ। दूसरे दिन सुबह ही सुबह उसकी बच्ची मिट्टी की एक हंडिया में दूध लेकर आ गई। उसके दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देने से मेरी आंख खुली थी। मैं इतनी सुबह इससे पहले कभी जागा नहीं था। बरसों बाद मैंने सुबह तुलू होते हुए देखी। चंपा की आंखों में मेरे सुबह को सोने पर हैरत थी। मैंने उसको कुछ टाफियाँ दी जो मैं कराची से लेकर गया था। वो खुश हुई। उसकी मासूम सी आंखें चमकने लगी। मैं नाश्ता बना रहा था। मुझे कुछ नहीं पता कि वो कब गई और कब दोबारा वापस आई। मैं चाय बना चुका था कि पीछे से उसकी आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो मिट्टी की हंडिया दोनों हाथों में पकड़ी खड़ी थी। हंडिया के ऊपर कपड़े में लिपटा कुछ और भी था। मैंने हैरत से उसे देखा। ये क्या है? उसने 2 कदम आगे बढ़कर हंडिया मेरे आगे कर दी। माँ ने नाश्ता भेजा है, उसने आहिस्ता से कहा और हंडिया मेरी तरफ बढ़ाई। मैं परेशान हो गया था। मालूम नहीं गंगा ने क्या भेज दिया था। मैंने उसके हाथ से हंडिया लेकर देखा। एक कपड़े में 2 रोटियां रखी थी जिन पर शायद मक्खन चुपेड़ा गया था और हंडिया में लस्सी थी। मैं सुबह इस नाश्ते का आदी नहीं था, लेकिन वापस भी नहीं कर सकता था। इस नाश्ते में दोनों माँ बेटी का खुलूस घुला हुआ था। मैंने लस्सी और रोटियां रख ली, लेकिन बाद में गंगा को मना कर दिया कि दूध के अलावा वो कुछ और न भेजे। आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी मुश्किलात को नज़रअंदाज करते हुए मैं वहाँ के माहौल का आदी होता गया। जंगल के थोड़ा अंदर महकमे ने एक कमरा दफ्तर के तौर पर आर्जी बना दिया था। मैं सुबह वहाँ जाकर बैठ जाता और अपनी हाजिरी लगाकर रोजनामचा लिखता और शाम को घर आकर अपने लिए खाना बनाता। रात को कभी अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनता। कभी अली नवाज अगर अपनी हवेली में होता तो उससे मिलने चला जाता। वहाँ उसकी एक औताक भी थी, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया। वहाँ शाम को आम देहाती मुजाहरे और किसान बैठते थे। मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। अलबत्ता अली नवाज घर पर होता तो उसके साथ मेरी बैठक मज़े की होती। उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी और वो अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर शहर में रहता था। वो गांव शहर आता जाता रहता था। उसके हाथ में अपने जानने वालों को खत पत्तर भी भेज देता था और उसके फ़ोन से ऑफिस और घर पर ज़रूरी बात भी कर लेता था। खुद मेरे पास अपना मोबाइल फ़ोन था, लेकिन मैं फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करता था। मेरा किसी से इतना मेल जोल ताल्लुक़ ही नहीं था। कभी कभार घर में फ़ोन करता या कोई मुझे करता। हाँ, ऑफिस की तरफ से मिलने वाला फ़ोन मैं ज़रूर ऑन रखता था, लेकिन उसे चार्ज करने अली नवाज के घर जाना पड़ता था क्योंकि मेरे घर पर बिजली नहीं थी। ये इस छोटे से गाँव में मेरे दिन बड़े अच्छे गुजरने लगे। ऐसे में जब पूरे 2 साल गुजार के मैं छुट्टियों पर घर आया तो घर वाले मुझे पहचान न सके। अच्छी खुराक और आबो हवा ने मुझे पहले से ज़्यादा सेहतमंद और चाको चौबंद बना दिया था। दफ्तर से मुझे पूरे 2 साल की रुकी हुई छुट्टियां मिली थी, लेकिन मैंने ये सारी छुट्टियां घर में रहकर ही गुजारनी थी।
मेरा कहीं आना जाना तो था ही नहीं, अलबत्ता घर में मेरे जाने से पहले ही कुछ मेहमान आए हुए थे। उनमें एक मोहतरमा थी जिनके साथ अचानक ही मेरी मंगनी का ऐलान कर दिया गया। मोहतरमा हमारी दूर परी की अजीज होती थी। अब मैंने उनको गौर से देखा तो दिल को धचका सा लगा, क्योंकि मेरी होने वाली मनकुहा देहात की रहने वाली खालिस देहातन थी। उनके अब्बा की वहाँ ज़मीनें थीं, बचपन से देहात में रही थी, जहाँ ना कोई कॉलेज ना कोई स्कूल, फिर भी किसी तरह 6 जमातें पास कर ली थी। वो घर में कोई ख़ास पर्देदारी नहीं थी, फिर भी एक हिजाब माने था। उनसे मेरी कोई बात ना हो पाई थी, लेकिन उनको देखा ज़रूर था। बड़ा सा चादरनुमा घूंघट काढ़े शर्माई ले जाए या दूसरे लफ्ज़ों में गठड़ी बनी, वो मेरे सामने आई थी। सच पूछिए तो पहली नज़र में वो मुझे ज़रा अच्छी न लगी। मैं कितना ही सीधा साधा सही, लेकिन मेरे ध्यान में अपनी होने वाली बीवी का तस्वुर कुछ और था। मैं उन्हें देखकर बहुत घबराया, डरा। या अल्लाह, इस गांव के अल्हड़ मटियार के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा। सूरज शक्ल से भली मानस, माशाल्लाह हड्डी मांस से घी दूध टपकता था। मुझे अपना आप उनके सामने कुछ आउट ऑफ फैशन से लग रहा था।